सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 13.4 यानी फ्रस्टम का एग्जाम्पल बना लिया। उसका इंट्रोडक्शन, जिन बच्चों को फार्मूला का डेरिवेशन भी देखना था वो भी देख लिया होगा बच्चों ने। जिन्हें नहीं देखना उनको कोई जरूरत नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट। पहले भी बताया, अभी बताते हैं। जबरदस्ती नहीं देखना, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमने आपको फ्रस्टम के रिगार्डिंग बताया था कि अगर फ्रस्टम है हमारे पास तो उसकी जो वॉल्यूम होगी, फ्रस्टम कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक पहले कोन होगा, उस कोन को जब आप यहां से मान लो काट दिया आपने इस जगह से, तो ऊपर वाला पोर्शन कुछ ऐसा बनता हुआ आ जाता है और नीचे वाला पोर्शन कुछ ऐसा बनता हुआ निकल जाता है। ये दोनों पोर्शन को यहां से अगर आप काट लेते हो तो सर्कुलर रीजन से कट जाएगा दोनों तरफ। ये वाला पोर्शन जो बचता है इसको हम फ्रस्टम कहते थे, ये जानते हो आप। इस वाले फ्रस्टम की ये वाली पोर्शन हाइट होती है। ये सर्कुलर रीजन का रेडियस को R1 ले लो तो इस सर्कुलर रीजन की रेडियस ये हो जाएगी R2 और ये होता था L। ये स्लैंट हाइट, ये वाली पोर्शन। तो कहता था कि जब इसकी वॉल्यूम की फॉर्मूला लिखनी हो तो आप फ्रस्टम को हम दूसरी भाषा में बकेट भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। कहता था अगर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछे तो 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाइड R2। जब इसकी हमसे कोई कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो आप कह सकते थे पाई L R1 प्लस R2। यहां पे अगर L नहीं दिया जाए, निकालना हो तो L की वैल्यू होती थी H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर। उसके बाद अगर कोई टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आप कहते थे कि सर कर्व सरफेस एरिया तो लिखेंगे, यानी पाई L R1 प्लस R2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस दो, एक सर्कुलर रीजन ऊपर में है, एक सर्कुलर रीजन नीचे में है, तो इसका हम फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर को ऐड कर लेंगे। ये टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगी। ये तीन फार्मूला अगर आपको अच्छे से लर्न है और L और H और R का रिलेशन पता है तो इस एक्सरसाइज में आपको कुछ और जानना नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। वो जो हमने आपको बताया था कि जिसमें हम इसको कैसे डिराइव करते हैं, ये बस ऐसे ही बता दिया था हमने। तो चलिए, अगर आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4। इसके सारे एक्सरसाइज फ्रस्टम का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर है उसके सारे एक्सरसाइज को हम आज इसमें 13.4 के सारे क्वेश्चन को बनाकर आपको दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन का फिगर है कि एक ड्रिंकिंग ग्लास है और वो फ्रस्टम की तरह है, देखा भी होगा आपने। ये हमारे पास एक ड्रिंकिंग ग्लास है, ठीक। ये ग्लास में पानी डाल के पीते वगैरह हो, देखा होगा। डिस्पोजल भी ऐसे ही आता है, जिसकी हाइट दे रखी है हमारे पास H जो है वो है 14 सेंटीमीटर। The diameter of the two circular ends are 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला सर्कुलर एंड ये है तो इसकी डायमीटर आप ले लो 4 सेंटीमीटर और छोटा वाला ये है तो इसकी डायमीटर ले लो आप 2 सेंटीमीटर। इसको D1 दे दो, इसको D2 दे दो। डायमीटर 1, डायमीटर 2। यहां से जब आप रेडियस 1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4/2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 सेंटीमीटर। यहां से जब आप रेडियस 2 निकालोगे तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2, दैट इट वुड बिकेम 1 सेंटीमीटर, मतलब हाफ कर लेंगे सीधी भाषा में। ठीक। अब पूछता है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी मतलब इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम पूछ रहा है। सारा डाटा हमने लिख लिया, वॉल्यूम पूछ रहा था, फॉर्मूला पुट करेंगे और इसको हम बना लेंगे। बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया? अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। फॉर्मूला को पुट करके बनाएंगे अभी हम, उसके लिए टेंशन मत लो आप। अब दूसरे क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। इसका सारा डाटा हमने लिख लिया, डाटा के अनुसार डायग्राम बना लिया। अब हमसे कैपेसिटी पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है। अब हमारे पास डाटा भी है, सारी चीजें हैं, तो हमें अब वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करना है। जो डाटा हमने क्वेश्चन से लिख के रखा है उसको बनाना है। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन में कहता है, ये फर्स्ट का पार्ट हो गया। इसके सेकेंड पार्ट में कहता है कि द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। इसमें स्लैंट हाइट दिया गया है। मान लो एक ये फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम में आपके पास इसकी स्लैंट हाइट यानी ये वाली पोर्शन दी गई है L, और L है हमारे पास फ्रस्टम 4 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर कहता है द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यानी ये अगर बड़ा वाला सर्कल है तो इस बड़े वाले सर्कल की हमारे पास सरकमफेरेंस दी गई है और वो कितनी दी गई है
18 सेंटीमीटर। कैसे, बड़े वाले को कौन है देख के भी पता चल रहा है, ये छोटा वाला है, तो इसकी सरकमफ्रेंस दी गई है हमारे पास कितना, 6 सेंटीमीटर। अब इसके रेडियस को हम हमेशा R1 लेते थे, आप बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रेडियस को हमेशा R2 लेते थे। तो यहां पर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R, और R की जगह R1 लोगे इज 18 सेंटीमीटर। यहां से 2 पाई R2 लोगे इज 6 सेंटीमीटर। अब यहां से आप इन दोनों रिलेशन से आप रेडियस को निकालने की कोशिश करोगे, तो यहां से बोलोगे 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इज 18 सेंटीमीटर। यहां से आप R1 इज इक्वल टू, देखो 7 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 7, और 2/22 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 इंटू 22 जो है पूरा डिवाइड में आ जाएगा। यहां से आप इसको काट लोगे, 2 9 जा 18 कट जाएगा, पक्की वाली बात ना, हाँ 2 9 जा 18। यहां से 9 इंटू 7 इज, R1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 63/22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक। उसी तरह जब आप R2 की वैल्यू निकालोगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R2 इज 6 सेंटीमीटर। यहां से आपके पास R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 और 6 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 6 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 डिवाइड में आएगा। यहां से 2, यहां सेंटीमीटर एक था, 2 3 जा 6, यानी ये 7 3 जा 21/22 सेंटीमीटर। यानी R2 की वैल्यू आपने निकाल ली 21/22 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। इसमें आपसे CSA पूछ रहा था और इसमें आपसे कैपेसिटी पूछ रहा था। अब जहां पे CSA पूछ रहा था वहां पे ये फॉर्मूला लगा दो, जहां पे कैपेसिटी पूछ रहा था वहां पे ये फॉर्मूला लगा दो। ये क्वेश्चन को भी इरेज कर दे, श्योर शॉर्ट। चल अब इसको हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं कि सर कैसे आया, जरा बना के बता दो। अब देखो पहले का सॉल्यूशन, पहले पार्ट पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसके कैपेसिटी पूछ रहा था, तो इस क्वेश्चन के लिए पहले वाले का सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो लिखोगे कैपेसिटी ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास। जो ड्रिंकिंग ग्लास था ना उसकी कैपेसिटी क्या होगी, 1/3 पाई की जगह क्या डालोगे, 22/7 इंटू H की जगह क्या डालोगे, तो H क्या दिया गया 14 सेंटीमीटर, ब्रैकेट इनसाइड। R1 क्या है आपके पास 2, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस R2 क्या है आपके पास 1, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस R1 R2 यानी 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। यहां से आप 7 2 जा 14 काट लोगे। ओवरऑल यहां सेंटीमीटर मत लिखो क्योंकि कैपेसिटी निकाल रहा हो तो सेंटीमीटर की वॉल्यूम आएगा। यहां से आपके पास बचा 1/3 इंटू 22 इंटू 2 ब्रैकेट इनसाइड, 2 2 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। तो यहां से आ गया हमारे पास इंटू 7। कोई प्रॉब्लम है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 44 इंटू 7, देखो ना 2 2 जा 4 1 5 2 7, हाँ ठीक है, इंटू 7/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछ रहा है कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी मतलब लीटर। आप जानते हो आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। तो अगर इसको लीटर्स में चेंज करना होगा तो 1000 से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, यानी लिखोगे 44 इंटू 7/3 इंटू 1000 लीटर। इसको सॉल्व कर लोगे, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में पूछता है कि इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालिए। तो हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, इसको इरेज कर दे। इसके हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं कि ये होता है, पाई की जगह डाला हमने 22/7, एल हमारे पास गिवन था, ये अच्छी बात थी। एल की जगह हमने डाल दिया 4 सेंटीमीटर, ब्रैकेट इनसाइड। R1 हमने निकाला है 63/22 प्लस R2 निकाला हमने 21/22, ऐसे ले लिया। ये ओवरऑल यहां से सेंटीमीटर हटा के सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेते हैं क्योंकि पूछ रहा था कर्व सरफेस एरिया, जो ये शेप है हमारे पास इसका कर्व सरफेस एरिया बताना था। तो यहां से हो गया 22/7 इंटू, यहां पे 4 क्यों डाला, स्लैंट हाइट था, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया 22 इंटू 4/7 इंटू, इन दोनों का एलसीएम लोगे, 22 एलसीएम होगा, ऊपर वाला एज इट इज ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4 6 + 2 8
अपॉन 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से 22 और 22 कैंसिल हो जाएंगे और यहां से 7 1 जा 7 एंड 1 इज द कैरी, 7 2 जा 14 यानी 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी। बोलो, दोनों क्वेश्चन को पहले फिगर बनाया फिर उसको सॉल्व करके हमने दिखाया। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था और इधर वाला जो बच गया वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था और ये जो कैलकुलेशन हमने किया था ये सारा सेकेंड पार्ट के लिए किया था और ये फर्स्ट पार्ट है। अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे। बात बाकी जहां पे कैलकुलेशन को ऊपर नीचे छोड़ा है उसको आप अपने से कोशिश करोगे सॉल्व करने की, इजी है। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है अ फिज द कैप, एक ऐसा कैप है जो यूज किया जाता है टक्स के द्वारा, is shaped like a frustum of cone. See figure this. If its radius on the open side is 10 सेंटीमीटर, एक जोकर का कैप है जो जोकर का कैप कुछ इस डिजाइन का है, ऐसा जोकर का कैप है। अच्छा, इसको गौर से देखो तो अगर जोकर का कैप होगा तो इधर साइड वाला पोर्शन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खाली होगा, तब तो पहन पाएगा ना जोकर, सर में लगा पाएगा। उसके लिए ये वाले पोर्शन को तो खाली करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी ये वाला पोर्शन कैप देखो, वर्चुअली देखो तो ये कैप ऐसे लगेगा और यहाँ पे कपड़ा लगा होगा, यहाँ पे कपड़ा क्लॉथ जो भी लगा होगा, इसमें जो पेपर यूज हुआ होगा बनाने के लिए यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा एंड यहाँ पे लगा होगा। आगे की तरफ नहीं लगा होगा और बीच में नहीं लगा होगा कपड़ा। अच्छा, आगे पढ़ते पूछ कर रहा है इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, जिधर साइड से खुला हुआ है उधर से इसकी रेडियस R1 मान लो 10 सेंटीमीटर है। बड़ा वाला को हमेशा R1 लेते आ रहे हैं, आप जो मानो, R2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर और ऊपर वाला जो पोर्शन है इसकी जो रेडियस है R2 ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर। कहता है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ये जो स्लैंट हाइट है ये भी दे दिया गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो आप बोलोगे कि जो एरिया ऑफ मटेरियल हमें निकालना है जो इसको बनाने में लगा होगा तो वो कितना एरिया होगा। तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले तो इसकी कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पोर्शन तो लगा होगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप प्लस जो फ्रस्टम की तरह है, ठीक, वो ऐसा कैप जो फ्रस्टम की तरह है, प्लस क्या नीचे वाला पाई R1 स्क्वायर लगाओगे? नहीं, क्योंकि नीचे से खुला है, यहां कोई कपड़ा नहीं लगा है, तो ऊपर वाला लगाओगे तो पाई R2 स्क्वायर। अब यहां से CS से जानते हो आप पाई L R1 प्लस R2 होता है और प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों में से आप चाहो तो पाई कॉमन ले लो, यहां बच जाएगा L की जगह क्या है आपके पास 15 ब्रैकेट इनसाइड। R1 की जगह क्या है आपके पास, सॉरी R1 प्लस R2 लेते हैं, R1 की जगह है आपके पास 10 सेंटीमीटर प्लस R2 की जगह है आपके पास 4 सेंटीमीटर, बाद में लिखते हैं, लास्ट में डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं ताकि आसान हो। 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब है हमारे पास प्लस, देखो ये पाई सब में से कॉमन लिया ऐसे, ठीक है, प्लस पाई कॉमन हो चुका है, R2 क्या है हमारे पास 4 स्क्वायर। और अगर ये एरिया है तो इसका आंसर जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से हमने पाई की जगह डाल दिया 22/7। यहां पे हमने देखा कि 10 प्लस 4 होता है कितना 14, यहां पे बन जाएगा 15 इंटू 14 प्लस 4 स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है, ब्रैकेट क्लोज, ये ओवरऑल सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 15 4 जा 66 इज द कैरी, 15 1 जा 15 एंड 6 21 प्लस 210 प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको ऐड करेंगे तो ओवरऑल मिलेगा हमारे पास 22/7 इंटू 6 प्लस 0 इज 6, 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल में ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना कपड़ा यूज हुआ है, तो इतना एरिया का कपड़ा यूज हुआ है। समझ गए कैसे? नीचे वाला खुला हुआ था उसको नहीं लिया, ऊपर वाला बंद था तो पाई R2 स्क्वायर ले लिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप ले लिया जो फ्रस्टम की तरह था, पाई L
प्लस R1 प्लस R2 लगा दिया, पाई L इंटू R1 प्लस R2 लगा दिया कर्व सरफेस एरिया, और पाई R2 यहां से पाई को ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा L की जगह 15 डाल दिया, R1 की जगह 10 डाल दिया, R2 की जगह 4 डाल दिया, और R2 की जगह यहाँ पे 4 का स्क्वायर डाल दिया, यहाँ से 15 इंटू 14 आ गया 210 और प्लस 16 ऐड कर दिया, वो ओवरऑल आ गया। दैट वुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बोलो समझ में आया? अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, और उसके बाद 5th। 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, मतलब छोटा एक्सरसाइज है। कोई डाउट यहां तक? नोट डाउन करो। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विथ लोअर इट्स डायमीटर, लोअर एंड अपर एंड्स आर, रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर एंड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। यानी यहां तक जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक कंटेनर है आपके पास जो कि फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह है। कैसा है? फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह, मतलब ऐसा कुछ एक कंटेनर है आपके पास जिसका ऊपर वाला खुला हुआ है। ऊपर वाला क्या है? खुला हुआ है, ये पैक नहीं, यहां पे मेटल शीट नहीं लगा है, ठीक। ये ऊपर वाला पोर्शन खुला हुआ है और नीचे से ऐसे ऐसा एक आपके पास शेप है जिसकी हाइट दे रखी है आपके पास, ये वाली पोर्शन जो H होता है वो दे रखा है आपके पास 16 सेंटीमीटर विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर आर 8 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वैसे भी देख के आप बोल दोगे कि ये रेडियस अगर R2 है तो ये छोटा है तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, बाद बाकी लैंग्वेज भी लिख के दे दिया है। और अगर ये वाली रेडियस बड़ी है तो ये R1 है तो ये 20 सेंटीमीटर होगा। अब कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल्ड द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। यानी अगर 1 लीटर दूध का, मिल्क का रेट अगर आपको 20 रुपए लगता है, 20 रुपीज लगता है, तो बताइए इस बकेट के अंदर कितने रुपए का दूध डाल सकते हो। यानी इस बकेट की वॉल्यूम निकालनी होगी पहला केस में। यहां तक आगे फिर कुछ और पूछता है वो भी बताते हैं। तो यहां से आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो कि बकेट का तरह है, जो कि फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह है, जो मन है वो लिख दो, फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह है। इसकी वॉल्यूम क्या होगी? 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यहां से आपने डाला 1/3, पाई की जगह स्पेशली कह रहा है इसमें 3.14 लो तो लेना पड़ेगा, मजबूरी है। और हाइट की जगह, ये वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आएगी, लास्ट में लिख देते हैं। H की जगह है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे नहीं लिखते, लास्ट में लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक। यहां पे H की जगह है 16 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर रहा है, यहां मल्टीप्लाई किया, H की जगह है 16 ब्रैकेट इनसाइड। यहां पे हमारे पास R1 स्क्वायर, R1 क्या है 20 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 20 इंटू 8 और बाहर में सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हो। क्वेश्चन के यहां तक के पार्ट को आप समझ गए हो, वहां तक के पार्ट को हम इरेज करके थोड़ा जगह बना लेते हैं ताकि इसको हम आगे कैलकुलेट करके पूरा पैसा बता सके अप्रॉक्स। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बचा 1/3 मल्टीप्लाइड 3.14 मल्टीप्लाइड 16 ब्रैकेट इनसाइड। 20 स्क्वायर हो गया 20 इंटू 20, 2 2 जा 4 और 00 400 प्लस 8 स्क्वायर हो गया आपके पास 64 प्लस 20 इंटू 8 हो गया आपके पास 160 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये हो गया आपके पास 1/3 इंटू, सेंटीमीटर में था सारा यूनिट, पर लीटर पर सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, उसमें मीटर सेंटीमीटर की वजह से लीटर में चेंज करने में अलग आंसर आ जाता है, इसीलिए 16 इंटू 400 प्लस 64 प्लस 160 ऐड करोगे तो 4 फिर 6 12 4 1 5 1 624 आ जाएगा ओवरऑल, ठीक। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। यहां से आप कैंसिल आउट करोगे तो 3 2 जा 6 0 3 8 जा 24, यानी आपके पास आया 3.14 इंटू 16 इंटू 208 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन पैसा हमें लीटर में चाहिए, देखो ना, लीटर के हिसाब से बात हो रही है, तो इसको अगर लीटर में चेंज करोगे तो जानते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है। यानी इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 314 इंटू 16 इंटू 208 अपॉन
1000 और इस 314 का जो डेसिमल हटाया था उसके लिए 100। ये क्या हो गया, इतना लीटर दूध इसके अंदर अटेगा और 1 लीटर का दाम इतना है तो इतने लीटर का दाम कितना होगा। देखो समझना क्वेश्चन को, तो यहां से अगर 1 लीटर का दाम इतना है तो इतने लीटर का दाम कितना हो जाएगा, 314 इंटू 16 इंटू 208 अपॉन 1000 इंटू 100 इंटू 20 हो जाएगा ना। 1 लीटर का दाम 20 रुपए है और इतना लीटर दूध है तो इस पूरे में 20 मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल पैसा मिल जाएगा आपको। ये टोटल रुपीज हो जाएगा आपके पास कि कितना रुपए का दूध आप इसमें डाल सकते हो। ये 0 से ये 0 काट लोगे, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा। ओवरऑल जो भी दिया गया उसको कैंसिल वगैरह करने की कोशिश करोगे, अगर कैंसिल हो जाएगा तो उसको जो सॉल्व करोगे उतना रुपया आपको पे करना पड़ेगा, यानी उतना रुपया आपको, उतने रुपए का दूध आप इस बकेट में रखकर मार्केट में बेच सकते हो। यहां तक ये पहला पार्ट तक यहां तक समझ में आया, श्योर शॉर्ट। इसको इरेज कर दे। चलिए इस कैलकुलेशन को इरेज करना पड़ेगा। पैसे के बाद समझ में आ गया कि 1 लीटर दूध का दाम इतना है और हमारे पास टोटल इतना लीटर दूध है तो उससे 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल पैसा हमें मिल गया। चलिए अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछ दिया है। क्या पूछ रहा है देखो, अब दूसरे पार्ट में कहता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल यूज टू मेक द कंटेनर एट द रेट 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अगर आपको 8 रुपए लगते हैं, H बराबर कितना था हमारे पास 16 सेंटीमीटर। H बराबर था 16 सेंटीमीटर हाइट जो था हमारे पास। तो यहां से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अगर ₹8 लगता है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना रुपया लगेगा इसको बनाने में, जो मेटल सीट यूज हुआ होगा। तो 8 अपॉन 100 रुपीज लगेगा। तो कितना सेंटीमीटर का मेटल इसमें लगा है, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर है आपके पास उसकी पूरी एरिया लगाओगे कि कितना मेटल लगा है। तो मेटल जो है आपको यहां पे तो लगा है, यानी CSA में तो मेटल लगा है, बात समझ रहे हो, प्लस ऊपर में मेटल लगा है, नहीं लगा है, नीचे में लगा, यानी इस पास में लगा और नीचे वाले पोर्शन में लगा, ऊपर वाला तो खुला हुआ था। तो CSA प्लस पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि इसको आपने R2 लिया है। CSA क्या हो जाएगा आपके पास, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास हाइट तो है, रेडियस भी है, लेकिन आपके पास स्लैंट हाइट नहीं है। तो L का आपने एक रिलेशन पढ़ा था, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। यहां H की जगह डालोगे 16 स्क्वायर प्लस R1 की जगह डालोगे 20 माइनस 8 होल स्क्वायर अंडर रूट 16 स्क्वायर क्या होगा, 16 मल्टीप्लाइड 16, 6 6 36, 3 is the carry, 6 3 9, 6 1 6 9 6 15, 256 प्लस यहां पर देखो तो 20 माइनस 8 करोगे 12 होगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 6 प्लस 4 इज 10, 5 प्लस 4 इज 9 एंड 1 10, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 1 इज द कैरी 4। यानी ये 20 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आ जाएगा एल की वैल्यू। देख रहे हो ना 400 आया, 400 किसका होता है 20 का, यानी आप यहां पे पाई की जगह 3.14 इंटू एल की जगह पे 20, R1 की जगह पे 20 प्लस R2 की जगह पे 8 प्लस पाई की जगह पे 3.14 इंटू R2 की जगह पे 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, यानी 8 इंटू 8। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यानी आपके पास ओवरऑल 3.14 इंटू 20 इंटू 28 प्लस 3.14 इंटू 64, इतना एरिया आपने मेटल शीट यूज किया है, बात समझ गए। और 1 सेंटीमीटर में इतने रुपए लगते हैं, तो इतना सेंटीमीटर में कितना रुपया लगेगा। तो यहां से जब रुपीज निकालोगे, इसको जब रुपीज में चेंज करोगे तो आप बोल दोगे कि इसमें ये जो भी वैल्यू आएगा हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके, उसको जब हम सॉल्व करेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे और उसको अगर हम 8 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी इतना रुपए हमें मेटल शीट में लगेगा। क्योंकि देखो ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 8 रुपए लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतने रुपए लगेगा। और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमने मेटल शीट यूज किया है, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो मेटल शीट है उसको अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर लगने वाले पैसे से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल पैसे पता चल जाएंगे, यानी टोटल रुपीज पता चल जाएगा कि कितना रुपए हमें खर्च हुआ होगा उस
बकेट को, उस कंटेनर को, उस फ्रस्टम ऑफ कोन को बनाने में, जो ऊपर से खुला है, नीचे से बंद है और यहाँ पे मेटल सीट लगा हुआ है। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसको आप नोट डाउन करो, हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे से समझ में आया होगा, बाद बाकी छोटा मोटा कैलकुलेशन है वो आप खुद से करने की कोशिश करना। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। कहता है अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, आपके पास 5th क्वेश्चन में जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप करते चलो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। आपके पास एक मेटालिक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट दे रखी है आपके पास h, और h है आपके पास 20 सेंटीमीटर, एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। ये जो राइट सर्कुलर कोन बन रहा है इसकी ये पूरी एंगल, यानी ये जो कोन बन रहा था आपके पास, इसकी हाइट तो आपको पता है, और इसके बीच में बनने वाली ये वर्टिकल एंगल जो है ये है 60 डिग्री। अच्छा, इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। इसके हाइट से पूरा बीचों बीच, अगर मान लो यहां से यहां तक आता है 10 सेंटीमीटर का हाइट, और यहां से यहां तक आता है 10 सेंटीमीटर का हाइट, तो यहां से काट दिया गया है इसको, ऐसे ऐसे प्लेन पैरेलल से ऐसे काट दिया गया। तो जब इसको आप काट दोगे तो ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा बन जाएगा और नीचे वाला पार्ट कुछ ऐसा बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों की हाइट तो अब होगी 10 सेंटीमीटर और इसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर। यहां पे एंगल जो है अभी भी 60 डिग्री है। इसके काटने से एंगल थोड़ी बदल जाएगा, एंगल तो ऐसे सबटेंड हो रहा था, जितना छोटा बनाओ, ऐसे बना दो या ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, ये एंगल तो सब जगह सेम रहेगा ना, जो एंगल दो आर्म्स के बीच में बनता है। लाइन छोटा करने से एंगल छोटा थोड़ी हो जाएगा। अब कहता है आगे, काट लिया, ये 2 पार्ट बन गया, इसका भी हाइट हमने बोला कि ये जो हाइट है जो h है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसका भी जो हाइट h है वो 10 सेंटीमीटर है। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड, जो फ्रस्टम आपको मिला, ये क्या मिला आपके पास, फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड कैन बी ड्रोन इनटू द वायर। इस फ्रस्टम को पिघलाया गया और एक वायर बनाया गया सर, ठीक है। और वायर जो होता है हमेशा सिलिंड्रिकल होता है, यानी एक सिलेंडर का शेप दिया गया। कहता है हुज डायमीटर इज, इसका डायमीटर आपके पास दिया गया था d = 1/16 सेंटीमीटर। वायर बना रहा है तो पतला बना रहा होगा। तो कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। l बताइए क्या होगा वायर का, या इसको सिलेंडर में h बताइए क्या होगा। इसको खड़ा कर दोगे तो h बन जाएगा, सीधा है तो l हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, श्योर शॉर्ट। अब हम क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, यानी इस फ्रस्टम से इसको हमने चेंज किया तो दोनों केस में क्या सेम हो जाएगी, दोनों की वॉल्यूम सेम हो जाएगी। क्वेश्चन को बारीकी से समझ लिया होगा आपने, हमने बहुत धीरे से समझाने की कोशिश की। अगर कोई डाउट रह जाएगा तो फिर से रिपीट करके एक बार देख लोगे या स्लो स्पीड में देख लोगे। अब देखो, आप यहां से कह सकते हो कि इस फ्रस्टम से इस वायर को बनाया गया है। ये क्या है हमारे पास, एक वायर है जो सिलिंड्रिकल शेप का है। इस फ्रस्टम से इस वायर को बनाया गया है, ये फ्रस्टम है हमारे पास, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम को हमने वॉल्यूम के चैप्टर में बताया है कि जब भी किसी चीज को पिघलाकर दूसरा शेप दिया जाता है तो दोनों की वॉल्यूम सेम हो जाती है, यानी वॉल्यूम ऑफ वायर के बराबर हो जाएगी। बोलो यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। वॉल्यूम ऑफ वायर कैसा है सर, सिलिंड्रिकल है, तो सिलेंडर लिख लिया। अब ये एंगल क्यों दिया गया है, इसका क्या मतलब है सब आराम से। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई। अब फ्रस्टम की हाइट को आप सपोज मान लो h, और इसकी हाइट को h डैश या l डैश लेंथ को, और इसके डायमीटर को d डैश मान लो, कुछ भी मान लो इसके डायमीटर को, ठीक, अलग मान लो ना, इसमें जो रेडियस वगैरह आएगा वो अलग आएगा। तो ऐसे लिखोगे पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 मल्टीप्लाइड r2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r डैश स्क्वायर h डैश, इसको डैश मान लिया हमने, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे कि सर पाई और पाई खत्म हो जाएगा, यहां से आप लिख सकते हो 1/3। यहां पे h की वैल्यू, इस फ्रस्टम की हाइट कितनी है 10, बीच में से काटा है मिडिल में से, ये मिडिल का पोर्शन था जहां से मिडिल कट किया था हमने, और फ्रस्टम और कोन दो अलग अलग बनाया था, तो इसकी हाइट तो 10 सेंटीमीटर थी। यहां पर रेडियस 1, अब रेडियस तो नहीं दिया है सर, यानी r1 नहीं पता है और r2 नहीं पता है, यानी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू, यहां पर इसका रेडियस पता है, हाँ सर, डायमीटर अगर 1/16 है
तो रेडियस बराबर क्या होता है, आर डैश बराबर डी डैश अपॉन 2, यानी 1/16/2 दैट इज 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसकी रेडियस तो हमें पता है 1/32 इंटू 32 नॉट 13, 32 इंटू आर स्क्वायर है तो 1/32 इंटू एच डैश। दोनों की वॉल्यूम बराबर रही होगी, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब रहा होगा, इधर भी सेंटीमीटर क्या रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ द वायर रहा होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब रहा होगा। ठीक है, अब इसको बना के दिखाते हैं, वो यूनिट बाद में। एच डैश की जो भी यूनिट आएगी, देखो ना, वॉल्यूम इसका निकाला, ये फॉर्मूला लगाया, ये वॉल्यूम ऑफ वायर बोला ना आपने कि भाई जो ये इससे पिघलाकर इसमें बनाया गया, वायर सिलिंड्रिकल है और सिलिंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर डैश एच डैश माना, वो वैल्यू पुट कर दी। अब हमें एच डैश यानी इसकी हाइट चाहिए हमें, कैसे मिलेगा, देखो ना, इसकी यूनिट डाल के बोलोगे सर यूनिट सेंटीमीटर कैसे आएगा, इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसका यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर, इसका तो कुछ दिया ही नहीं गया तो यूनिट कैसे डालोगे, तो ये 2 सेंटीमीटर से ये कट जाएगा, ओवरऑल बाद में सेंटीमीटर ही आएगा ना, यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी 60 डिग्री की मदद से आपको R1 निकालना होगा, आपको R2 निकालना होगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा। तो कैसे निकालेंगे सर, देखो अगर आप गौर से थोड़ा ध्यान दो तो ये जो कोण बन रहा था आपके पास, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा यहां से हटाते हैं इस वाले पार्ट को, नीचे में जो आपके पास कोण बन रहा था, ये वाला पोर्शन जो कोण बन रहा था नीचे में, उसकी एंगल आपको पता थी, कितने डिग्री की एंगल बना रही है, 60 डिग्री की। आपने क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया और बोला मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट ओ है, ये बीच वाला जो पॉइंट है यहां से ये ओ है, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर। ठीक, आपने बोला इसकी हाइट हमें पता है 10 है पता। आपने बोला ये 90 डिग्री होता है, ये भी पता है। अगर इधर साइड इधर ड्रॉ करोगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये देखो तो ये OB और ये दोनों रेडियस के लिए बराबर होगा और ये दोनों में कॉमन होगा, यानी आप कह सकते हो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOB या OAB, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। आपने बोला सबसे पहले एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा बोला हमने OB इज इक्वल्स टू OC, रेडियस है सर, रेडियाई। और तीसरा हमने बोल दिया AO इज इक्वल्स टू AO कॉमन, दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है। तो ये ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, तो यहां से हमारे पास ट्रायंगल AOC कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOB के, बाय किससे, देखो तो एंगल साइड मतलब साइड एंगल साइड, हाइपोटेनियस बराबर नहीं है ना, तो RHS नहीं बोल सकते, तो SAS से कंग्रुएंट होगा। जब भी कोई एंगल कंग्रुएंट हो जाता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हो एंगल OAC इक्वल्स टू एंगल OAB इज इक्वल्स टू 60/2 दैट इज 30 डिग्री। ये दोनों एंगल 30 और 30 हो जाएगा। तो अब यहां तक समझ में आया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगाएंगे। AOB में सारा आपको पढ़ के आए होंगे आप। AOB में देखेंगे कि एंगल गिवन है और एंगल की सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये वाला होता है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि एंगल यहां है, और ये हो गया हमारे पास बेस। हमारे पास बेस गिवन है और हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। देख रहे ना, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह क्या है हमारे पास, OB, एंगल के अपोजिट साइड वाले लेते हैं, और बेस की जगह क्या है, एडजेसेंट साइड 10 OA। यहां से आपने बोला tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये सब चीज आपको पता होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो। और देखो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, OB की वैल्यू यानी रेडियस नहीं पता है, लेकिन इसका वैल्यू पता है हमारे पास 10 होगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं OB इक्वल्स टू 10/√3 सेंटीमीटर। यानी आपने ये वाली रेडियस निकाल ली, R2 इक्वल्स टू 10/√3 सेंटीमीटर। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, ये वाली रेडियस आपने निकाल ली, यानी यही रेडियस उसका हुआ ना, तो ये रेडियस आपने फाइंड आउट कर ली 10/√3 सेंटीमीटर। कैसे फाइंड आउट किया वो समझ में आया। अब इस वाले रेडियस को निकालना है हमारे पास, तो इस वाले रेडियस को हम अब कैसे निकाले, क्या करें कि ये वाला रेडियस हमारे पास आ जाए। ठीक, यही हमें करना होगा ना, वॉल्यूम लगाना है तो R1 R2 भी चाहिए हमें। चलो अब R2 देखते हैं हम। यहां से हमारे पास इसमें देखो R1 है, H है और R2 है, H है। इसको पहले लिखो, आप जल्दीबाजी नहीं करते, इसको लिखो हम, फिर इसके हम R1 को निकाल के दिखाएंगे और उसके बाद R2 को। फास्ट लिखो, फास्ट लिखो, फास्ट फास्ट फास्ट। आगे बताया, जल्दी से लिख लिया होगा आपने। देखो तो यहां से आपने R1 की वैल्यू तो निकाल ली,
अब R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इरेज करते, देखो ना ये जो नीचे वाला पोर्शन कटा था ये R2 ही था ना, तो R2 की वैल्यू निकाल ले। अब R1 मतलब ये वाली बड़ी वाली की रेस निकालनी है हमें, R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। और R1 R2 निकालने के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बाद बाकी क्वेश्चन तो यहीं तक था हमारे पास, लेकिन R1 R2 नहीं था। अब देखो, अब आप जो छोटे वाले पोर्शन को लिए थे मत लो, ये पूरा होल कोन को उठाओ, ये पूरा होल कोन को उठाया और इसको नाम दे दिया A, इसको B, इसको C, इसको O, जो नाम पिछली बार दिया था उसको नाम बदल लेना आप। अब इस पूरे होल कोन का हाइट क्या है, 20 सेंटीमीटर था ना, पूरा कोन को 20 से काटा था तब ना 10-10 हुआ था। अब उसी तरह ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर लोगे, ये 90, ये 90, ये रेडियस, ये कॉमन, ऐसे ऐसे, तो आप बोल दोगे ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगी और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगी। अब जो कटा हुआ पोर्शन में आपने एक बार लगाया था tan थीटा, उसी तरह बचा पूरे पोर्शन में लगाओ आप tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज OB अपॉन बेस OA। ये तो 90 डिग्री है तो ये तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, इस पे तो ध्यान देना ही नहीं था। तो यहां से हमने डाला tan 30 डिग्री इज इक्वल टू OB हमें फिर निकालना था और OA की वैल्यू हमारे पास थी 20। यहां से हमने बोला 1/√3 इज इक्वल टू OB अपॉन 20, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहां से OB इक्वल टू मिल गया 20/√3 सेंटीमीटर। यानी आपको यहां से R1 की भी वैल्यू मिल गई 20/√3 सेंटीमीटर। इन दोनों काम को करने के बाद अब आपका क्वेश्चन हो गया आसान। कैसे किया वो समझ में आ गया। पहला पार्ट को नीचे वाले कोण काटने के बाद जो कोण मिला था उससे यूज किया, और दूसरे पार्ट को पूरा बड़े वाले जो बिना काटे हुए जो कोण था उसको यूज करके बड़े वाले रेडियस को निकाल लिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/3 इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे R1 का स्क्वायर यानी 20/√3 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी 10/√3 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 20/√3 मल्टीप्लाइड 10/√3। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, इधर कर देते हैं क्लोज ताकि देखने में अच्छा लगे, इज इक्वल टू 1/32 इंटू 1/32 इंटू H डैश जो है हमारे पास वो है। अब इन सारे पोर्शन को आपने लिख लिया होगा, इधर से आप कोई यूज नहीं है, सब वैल्यू डाटा डाल चुके हैं हम, आप सारा चीज जान चुके हो, तो अब डाटा को यूज करके सिर्फ हमें सॉल्व करना है। इसको इरेज कर दिया हमने, लिख लिया होगा आपने अच्छे से, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। चलिए यहां से जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे 1/3 इंटू 10 इंटू, यहां पे 20 का स्क्वायर 400 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 10 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 20 इंटू 10 इज 200 और √3 इंटू √3 इज 3। कोई दिक्कत यहां तक, इज इक्वल टू 1/32 इंटू 1/32 इंटू H डैश। यहां से आप 3 LCM लोगे तो हो जाएगा 400 प्लस 100 500 प्लस 200 700 यानी 1/3 इंटू 10 इंटू 700/3 इज इक्वल टू 1/32 इंटू 1/32 इंटू H डैश। यहां से आप लिख सकते हो 7000/9 इंटू 1/32 को इधर लाओगे तो ऊपर में चला जाएगा 32/1 इंटू 32/1 इज इक्वल टू H डैश बचेगा ना। देखो ना, इसको इधर लेकर आओगे तो 700 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 700 से, यानी H डैश बराबर ओवरऑल क्या आ गया 7000 इंटू 32 इंटू 32/9 सेंटीमीटर। इसको अगर आप बच्चा और आगे काटना चाहता है तो 9 3 जा 27, 5 इज द कैरी 965, 5 जा 45 यानी 3.5 के अप्रॉक्स आएगा। इस डेसिमल को हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 कट जाएगा और यहां से आप 700 इंटू 32 इंटू 35 कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा H डैश मिल जाएगा, जिससे वो वायर बना होगा। कितना लंबा वायर बना होगा देख रहे हो ना, काफी बड़ा, सेंटीमीटर में आ रहा है, उसको मीटर में चेंज कर लो तो 100 से डिवाइड कर दोगे, ये 0 भी हट जाएगा तो हो जाएगा 7 इंटू 32 इंटू 35 मीटर। ओवरऑल आपको बात समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन पे नहीं जाना, कैसे कैसे हमने सॉल्व किया ये स्टोरी समझ में आ गई। यानी इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर लिया और ट्रायंगल भी यूज कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लिया, tan 30 की वैल्यू यूज कर ली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो एंगल के सामने वाला था वो परपेंडिकुलर, जो एंगल से सटा हुआ था वो बेस, और जो 90 डिग्री का अपोजिट था वो तो हर केस में हाइपोटेनियस। ठीक, फिर हमने इसको निकाला R1, सिंपल फॉर्मूला तो सिंपल यही करना था, लेकिन R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें
ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल दोनों की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ा, पढ़ना पड़ा, वो सारी चीजें जानते थे, उसका यूज करके हमने बना लिया। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 13.4 भी कंप्लीट होता है। 13.5 एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इस बार तो बहुत सारे बच्चों का 2020 में, जो 2020 में पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चों का तो ऑप्शनल एक्सरसाइज तो क्या 13.4 भी नहीं आ रहे हैं। तो ये तो नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे होंगे जो अब इस बार बोर्ड में जाएंगे वो पढ़ेंगे। तो 13.5 बाद में बता देंगे, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे स्टैटिस्टिक्स, ठीक, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया फिर भी कीजिए, सर बताइए ये कैसे किया आपने। चलिए बाय, हैव ए नाइस डे।